फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी के बारे में, जिनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। इनका रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर था और जॉर्ज ऑरवेल इनका स्यूडोनिम था। जॉर्ज का मतलब होता है सेंट, जो कि इंग्लैंड के एक सेंट रह चुके हैं, एंड ऑरवेल उन्होंने एक ब्यूटीफुल रिवर ऑफ ईस्ट एंग्लिया से इंस्पायर होके लिया था। इस तरह से उन्होंने अपना जॉर्ज ऑरवेल सूडोनिम रखा था। अब बात करें उनके बर्थ की, तो 25 जून 1903 में उनका बर्थ हुआ था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनकी जो बर्थ है इंडिया में हुई थी, मोतिहारी बंगाल में, ड्यूरिंग द रीन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। इनके फादर इंडियन सिविल सर्विस में ओपीएम डिपार्टमेंट में वर्क करते थे फॉर ब्रिटिशर्स, और इनकी मदर बर्मा से बिलोंग करती थी, जो कि आज के टाइम पे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जब वो 1 साल के हुए तो उनकी मदर उन्हें वापस इंग्लैंड ले गई थी। स्कूलिंग भी उन्होंने वहीं से की थी। एक लोकल स्कूल सेंट सिप्रियंस में उनका एडमिशन हुआ था। राइटिंग में वो शुरू से ही बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट उन्होंने स्कूल में भी 2 पोएम्स लिखी थी जिसकी बहुत तारीफ हुई थी, और उन्हीं पोएम्स की वजह से उन्हें 2 स्कूल वेलिंगटन एंड ईटन में स्कॉलरशिप मिली थी। बचपन उनका गरीबी में गुजरा था, लेकिन उनकी जहानत की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी अच्छे स्कूल्स में, बोर्डिंग में। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उनके पास इतना अमाउंट नहीं था अफोर्ड करने के लिए कि वो कॉलेज का एक्सपेंस बियर कर सके। इसी वजह से उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब उन्हें इम्पीरियल पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि उनका एक फैमिली ट्रेडिशन था। और स्कूल लाइफ से ही इंस्पायर होकर उन्होंने एक वर्क लिखा था, सच वर द जॉयज। और जब उनकी बर्मा में पोस्टिंग हुई एज एन इम्पीरियल पुलिस ऑफिसर, तब उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस पर एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था बर्मीज डेज, और 2 ऐसे भी लिखे थे जिनका नाम था अ हैंगिंग, और दूसरे ऐसे का नाम था शूटिंग एन एलिफेंट। बर्मा में जब उनकी पोस्टिंग चल रही थी तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से बर्मा के लोग ब्रिटिश रूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो नेटिव लोग थे वो फ्रीडम पाना चाहते थे। ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में सब कुछ किया हुआ था। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब यही होता है कि बड़ी और पावरफुल कंट्री दूसरी छोटी छोटी कंट्री पे अपना रूल कर लेती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है। और जॉर्ज ऑरवेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो किसी के ऊपर रूल करे। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी इस पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। और इससे हमें पता लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट थे। पोस्ट से तो रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन अब अंदर ही अंदर उनको एक गिल्ट हो रहा था। गिल्ट इस बात का था कि उन्होंने अपना फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ा है, और दूसरा इस बात का कि वो बर्मीज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। अब अपना ये गिल्ट कम करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को गरीबों के लिए दान कर दिया। वो ईस्ट एंड ऑफ लंदन में चले गए, वहाँ पे एक चीप सा लॉजिंग था, वहाँ पे उन्होंने जाके रहना स्टार्ट कर दिया बिटवीन लेबरर्स एंड बेगर्स। और फिर उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त स्लम्स में गुजारा पेरिस के, और एज अ डिश वॉशर उन्होंने फ्रेंच होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जॉब की। और ये वक्त जो उन्होंने गरीबों के साथ बिताया था उसको उन्होंने एक नॉवेल की शक्ल दे दी, जिसका नाम रखा गया डाउन एंड आउट इन लंदन एंड पेरिस। 1933 में इस बुक की पब्लिकेशन के बाद उनको थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद उनका एक और इम्पॉर्टेंट नॉवेल आया था जिसका नाम था अ क्लर्जीमैन्स डॉटर। इसके बाद उनका नेक्स्ट वर्क आया था कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग। जॉर्ज ऑरवेल की लाइफ स्पैन के टाइम पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था 1903 से लेके 1950 तक, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रशियन रिवॉल्यूशन, स्पेनिश सिविल वॉर। तो उनका जितना भी वर्क रहेगा उसमें आपको पॉलिटिक्स एंड इनजस्टिस की थीम मिलेगी। नेक्स्ट वर्क था उनका द रोड टू वीगन पियर, जिसमें उन्होंने नॉर्दर्न इंग्लैंड की एक डार्क इमेज दिखाई है, किस तरह से लोग अनएम्प्लॉयड थे और किस तरह से जो गवर्नमेंट्स थी वो अपने लोगों के बारे में ना सोचकर वॉर्स में
अपना समय बर्बाद कर रही थी। जिस टाइम पे द रोड टू वीगन पेयर प्रिंट हो रही थी, उस टाइम पे ऑरवेल स्पेन में थे, क्योंकि उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था और वो सिविल वॉर ऑफ स्पेनिश में रिपोर्ट करने के लिए गए थे। लेकिन इस वॉर के दौरान वो खुद भी घायल हुए थे और इतना सीरियसली वो घायल हुए थे कि उनका थ्रॉट परमानेंटली डैमेज हो गया था। फिर मई 1937 की बात है। बार्सिलोनिया में अगेंस्ट कम्युनिस्ट इतनी लड़ाई हो गई कि जॉर्ज ऑरवेल को अपनी जान बचाने के लिए स्पेन से भागना पड़ा। और स्पेन की एक्सपीरियंस के ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था होमेज टू कैटेलोनिया, जो कि उनकी बेस्ट बुक मानी जाती है। जब वो वापस इंग्लैंड आए तब उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था कमिंग अप फॉर एयर 1939 में, जिन्होंने अपने कुछ नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शंस क्रिएट किए थे, यानी कि कुछ यादें अपनी शेयर की थी जो कि पहले का इंग्लैंड था और अब जो डर की वजह से एंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, फैशिज्म की वजह से बन चुका था और आने वाले फ्यूचर में बन सकता है। फैशिज्म यहाँ पे एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देना जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि डिक्टेटरशिप, जो कि अपने लोगों पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, जिसमें लोग गवर्नमेंट को अग्री डिसएग्री कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही करना होगा। इसका जो टर्म है वो है फैशिज्म। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब ऑरवेल ने मिलिट्री सर्विस में काम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने बीबीसी को ज्वाइन कर लिया। वो बीबीसी के हेड रह चुके थे इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। एंड 1943 में उन्होंने बीबीसी छोड़कर एक न्यूज़पेपर में लिटरेरी एडिटर का काम किया, जो कि लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पेपर था एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश लेबर लीडर एन्यूरिन बीवान। एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया और बहुत ही सीरियस क्रिटिसिज्म किया करते थे वो अपने आर्टिकल्स में। ये सब कुछ था उनकी लाइफ के बारे में और जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर उन्होंने बुक्स लिखी थी उस पर। अब मैं बात करने जा रही हूँ उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क एनिमल फार्म के बारे में। एनिमल फार्म जो कि रशियन रिवॉल्यूशन पर ही बेस्ड है। अगर आपने एनिमल फार्म पढ़ी है तो आपको रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आपको रशियन रिवॉल्यूशन समझने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि मिस्टर जॉन्स की बात आती है एनिमल फार्म में कि मिस्टर जॉन्स एक बहुत ही लापरवाह इंसान था, ट्रंक यार्ड था, उसको अपने एनिमल्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो कैरेक्टर बेस्ड है ज़ार निकोलस पर, जो कि रशिया पे रूल कर रहा था, जिसे अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और सेकंड हमारा कैरेक्टर है ओल्ड मेजर, जो कि सारे जानवरों को सिखाता है कि एनिमलिज्म क्या होता है, यानी कि सारे जानवर बराबर हैं और सारे जानवर जो इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को दूध प्रोवाइड करते हैं, मुर्गियाँ अंडे देती हैं, इस तरह से जानवरों को बदले में क्या मिलता है? जानवरों को बदले में तो कुछ नहीं मिलता है। जब ओल्ड मेजर सारे जानवरों को समझाता है कि अब हमें मेहनत से काम करना होगा और खुद के लिए भी काम करना होगा, ना कि दूसरों के लिए, यानी कि जो मुर्गियाँ अंडे देंगी वो हम फार्म में ही रखेंगे, यानी कि उन अंडों को बाहर नहीं बेचेंगे। तो ये जो कैरेक्टर था जो लोगों को समझा रहा था, जो वर्कर्स को समझा रहा था, बेसिकली कैरेक्टर है कार्ल मार्क्स का, जो कि अपने वर्कर्स को यानी कि लोगों को समझाना चाहते थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम करते हैं हर कंट्री के वर्कर्स और इनको पूरा अधिकार है कि सभी वर्कर्स एक होकर रहें। लेकिन जिस तरह से कार्ल मार्क्स की डेथ हो जाती है बिफोर रशियन रिवॉल्यूशन, उसी तरह से वो ओल्ड मेजर इतनी बात कहता है और बिफोर रिवॉल्यूशन एनिमल फार्म में उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो बात की गई है, एक कम्युनिज्म की रशियन रिवॉल्यूशन में और इस जो एनिमल फार्म है इसमें बात की गई है एनिमलिज्म की, यानी कि कोई मालिक नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है स्नोबेल, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट और गुड स्पीकर है और वो किस लोगों को सही गाइडेंस देता है कि उन्हें किस तरह से अपने फार्म को एक अच्छा बनाना है और इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है।
यानी कि प्रोग्रेस करना है। और जो स्नोबॉल था इसका कैरेक्टर है रशियन रिवॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि रशिया के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते थे और वो कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे थे, प्योर कम्युनिस्ट थे। नेक्स्ट हमारा जो एक नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है वो है नेपोलियन का, और इसको जो कैरेक्टराइज किया है वो है जोसेफ स्टालिन का। नेपोलियन जो था वो एक ही बहुत ही चालाक इंसान था। उसे अपने फार्म के लोगों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। वो उन पे वापस से जुल्म करने लग गया था। अपने फार्म की चीज़ें बाहर बेचनी उसने स्टार्ट कर दी थी। इसी तरह से जोसेफ स्टालिन का रशियन रिवॉल्यूशन में रोल रहा था। वो भी एक अच्छा स्पीकर नहीं था, ना कि ट्रॉट्स्की जितना एजुकेटेड था। कार्ल मार्क्स को भी फॉलो नहीं करता था और जो भी उसके अपोज जाते थे, जो भी उसके खिलाफ जाते थे, वो उनको मरवा दिया करता था। सो ये हमारी एक एनिमल फार्म और रशियन रिवॉल्यूशन में सिमिलैरिटीज़ पता चल गई है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा वर्क देख लेते हैं जिसका नाम है 1984। 1984 जो कि बेस्ड है एक टोटलिटेरियनिज्म पर। अब इस टर्म की मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ। ऐसी गवर्नमेंट जो कि टोटली कंट्रोल रखना चाहती है अपनी सोसाइटी पर, यहाँ तक कि उनकी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ्स पर भी। जैसे कि अगर हम इस नॉवेल की समरी पढ़ेंगे 1984, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर में रखी गई है, यानी 1984 की बात चल रही है। इंग्लैंड की, एक ऐसे इंग्लैंड की जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भुखमरी चल रही है, खाने पीने को ज़्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं है, हर तरफ वॉर चल रही है और इतनी वॉर चल रही है कि कहीं से भी रॉकेट्स आके गिर जाते हैं। लोगों को रीज़न ही नहीं पता होता कि आखिर ये वॉर चल क्यों रही है। और गवर्नमेंट ने इतना कंट्रोल किया हुआ है लोगों पर कि हर तरफ पोस्टर लगे हुए हैं कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो तुमको देख रही है, हर वक्त तुम गवर्नमेंट की निगरानी में हो। जो भी कोई कुछ कर रहा है वो सिर्फ उसे गवर्नमेंट के लिए करना है, यानी और हत्ता कि जो भी सोच रहा है वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सोचना है, ना तो किसी को प्यार करने का अधिकार है। जो इसमें एक कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ का, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वार्न कर रहा है आने वाले फ्यूचर में कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो जॉर्ज ऑरवेल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। और बाकी अगर हम पोएम देखेंगे तो ये है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई कुछ पोएम्स। एंड इस नॉवल में हमने जो कुछ टर्म सीखी है वो है इम्पेरियलिज्म, फैशिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। जो उनका वर्क था सच वर द जॉयज, वो उनका पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड हुआ था 1953 में। और ये है उनके द्वारा कुछ लिखी गई पोएम। ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ क्लियर कर दिया है जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी एंड वर्क से रिलेटेड। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम और उनकी जो बर्थ है वो इंडिया में हुई थी, उनके नॉवेल्स की थीम क्या हुआ करती थी, एनिमल फार्म किस इंसिडेंट पर बेस्ड थी। सो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए।